तो मेरे भाई देयर इज एक्सट्रीम मैलिस इन इनोसेंस, ये स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन हंटर एक्स हंटर का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है कोवन, उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे एनिमे और मांगा रीड किया है, पर ये कैरेक्टर डेंजरस है। ये कैरेक्टर एब्सोल्युटली केओटिक और डेंजरस इस वजह से भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। गोवन को जो एक चीज़ डेंजरसली स्पेशल बनाता है वो ये है कि गोवन सही या गलत नहीं सोचता है। अगर उसके सामने कोई सिचुएशन है तो उसका जो पहला रिएक्शन है उस पर सिचुएशन को लेके वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है उस पर सिचुएशन को लेके। वो जजमेंटल नहीं है, वो जज नहीं करता है पहले इंस्टेंस पे कि ये बंदा सही है, गलत है, मर्डरर है, इनोसेंट है। ये सब सारी चीज़ें उसके दिमाग में नहीं चल रहा रहता है। उसके दिमाग में मतलब क्वेश्चन चल रहा रहता है। ही इज जस्ट क्यूरियस टू नो मोर। हंटर एक्स हंटर में जिस बंदे ने गोवन के कैरेक्टर को सही से जज किया था उसका नाम है ज़ीपाल द अप्रेजर। ये बंदा स्पेशलाइज करता है कई सारे एंटीक मटेरियल्स के ट्रू वैल्यू को बेसिकली जज करने के लिए। वो उसका पूरा काम था, वो उसका पूरा स्टिक था। और वही गोवन को जब पहली बार देखता है तब उसको गोवन थोड़ा अलग लगता है और उसका रीजनिंग यही था कि गोवन कभी जज नहीं करता है किसी को, कभी मतलब वो अपने दिमाग में ये नहीं लेके चलता है कि कौन गलत है सही है, वो सिर्फ क्यूरियस रहता है सब सारी चीज़ों को लेके। अब हंटर हंटर में गोवन के कैरेक्टर का नैरेटिव स्टार्ट होता है गोवन कोशिश करते हुए अपने डैड को ढूंढने के लिए, और उसी कोशिश में वो हंटर बनना चाहता क्योंकि उसका डैड हंटर बन गया था और वो हंटर बन के अपने डैड को ढूंढना चाहता था। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ था कि उसके डैड ने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया पर अपने काम को प्रायोरिटाइज किया। वो क्या चीज़ था उसके डैड के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो अपने बेटे को मतलब साइडलाइन कर सकता है। वो मतलब यहाँ पर गोवन जानना चाहता था। अब यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से एक क्यूरियोसिटी का एंगल हमको उसके कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा बहुत ही एक वाइटल कैरेक्टर ट्रेट है। गोवन आगे चलते हुए हंटर एग्जाम देता है। हंटर एग्जाम में हम देखते हैं कि गोवन कई सारे लोगों को अपना दोस्त बनाता है। कुरापिका, लियोरियो, किलुआ, ये सब सारे दोस्त बनते हैं गोवन के। और हमको कई सारी चीज़ें गोवन के बारे में पता चल रहा था कि गोवन बहुत ज़्यादा एक्सेल करता है। उसके पास वो प्राइमल इंस्टिंक्ट है क्योंकि वो वेल आइलैंड पे पैदा हुआ था, तो मतलब वो मतलब जंगल में जाता था, तो उसका जो स्मेल का एबिलिटी है, जो उसका हियरिंग का एबिलिटी है, वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है। ये सब सारी चीज़ें हमको पता चल रहा था कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमको यहाँ पर ग्रेट मैजिशियन हिसोका दिखाई देता है, इलुमी का भी एंगल आ गया था यहाँ पर। तो ओवरऑल हंटर एग्जाम का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत कूल था। पर ये सब सारी चीज़ों में जो फाइनल एस्पेक्ट था हंटर एग्जाम का, जहाँ पर 1-on-1 कॉन्टेस्ट चल रहा था, यहाँ पर हम लोग और एक एस्पेक्ट देखते हैं गोवन के कैरेक्टर में। यहाँ पर जब गोवन फाइट करता है हांजो के साथ जो बेसिकली एक निंजा है, यहाँ पर देखते हैं कि गोवन बहुत ही गंदी तरीके से मार खाता है। हांजो मारे जा रहा था, मार मार के भरता बना देता है गोवन का। वो गोवन यहाँ पर सरेंडर नहीं करता है, पर हांजो यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर पाता है गोवन के कैरेक्टर के बारे में। वो ये था कि अब हालांकि हांजो बहुत ही गंदी तरीके से टॉर्चर कर रहा था गोवन को, और गोवन कोई भी मैच नहीं था इस टाइम पे हांजो के लिए, फिर भी हांजो सेंस कर रहा था कि कोई भी एक मैलस नहीं है, कोई भी एक रिवेंज का जो आशा जो उपलब्ध होता है दिमाग में। अगर कुछ तेरे साथ गलत हुआ है, कोई मार रहा है, तो दिमाग में तेरे चलेगा कि मैं भी इसको मारूंगा या रिवेंज लूंगा। वो इस टाइम पे गोवन के कैरेक्टर में उसको दिखाई नहीं दे रहा था, हांजो को दिखाई नहीं दे रहा था। हांजो बोल रहा था कि ये बंदा मतलब इतना मैंने इसको टॉर्चर किया, हाथ वगैरह सब सारी चीजें तोड़ दिया है, फिर भी ये बंदा मतलब रिवेंज की भावना से मुझे नहीं देख रहा है। उसके पास बहुत ज्यादा एक डिटर्मिनेशन है, वो रॉक सॉलिड है ये बंदे का। तो हांजो इस वजह से बैकआउट कर लेता है। तो हमको पता चलता है कि गोवन इवेंचुअली जीत जाता है ये सब सारी चीजों में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था क्योंकि ये यहाँ पर हमको दिखा रहा था कि गोवन उसको कुछ हो गया तो मतलब वो ये सब सारी चीजें उसके दिमाग में रिवेंज वो सब सारी चीजें नहीं आता। अगर उसको कुछ हो गया तो वो सह सकता है। और हमको यहाँ पर उसका अनअडल्टरेटेड इनोसेंस दिखाई दे रहा था जो अभी तक अटैच था उसके कैरेक्टर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके कैरेक्टर में। अब आगे चलते हुए हम लोग गोवन और किलुआ के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ये फ्रेंडशिप का एस्पेक्ट है, उसको और भी ज्यादा गहरा होते हुए देख रहे थे। जहाँ पर हंटर एग्जाम के ठीक बाद हम लोग गोवन, लियोरियो और कुरापिका को जाते हुए देखते हैं किलुआ के पास। किलुआ को उन लोग रिट्रीव करके लेके आते हैं। रिट्रीव सही वर्ड नहीं होगा, पर किलुआ को उन लोग एक तरीके से जाके लेके आते हैं जो कुछ भी हुआ था उसके साथ। तो इस टाइम पे किलुआ और गोवन काइंड ऑफ यिन यान काइंड ऑफ हमको दिखाई दे रहे थे। गोवन एक ब्राइट लाइट था और किलुआ काइंड ऑफ शेडोज में घिरा हुआ था क्योंकि वो असैसिन है और वो सब सारी चीजें। हेवंस अरीना एक ऐसा आर्क है जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था गोवन और किलुआ को एक्सेल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ पावर अप्स।
हमको पता चलता है नैन के कॉन्सेप्ट के बारे में, हमको पता चलता है कि गोवन और किलवा का नैन टाइप क्या है, हमको पता है कि गोवन एनहेंसर है, किलवा ट्रांसमीटर है। तो ये सब सारी चीज़ें फंडामेंटली हम लोग जो पावर स्ट्रक्चर है वो हेवंस अरीना में काइंड ऑफ ठीक तरीके से प्लेस कर रहे थे। गोवन और किलवा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख पा रहे थे और हम लोग हेवंस अरीना में हिसोका वर्सेस गोवन के बीच में फाइट भी देख पाते हैं, जहाँ पर हमको दिखाई देता है कि गोवन एक खतरनाक पंच मारता है हिसोका को और उसने मतलब हंटा एग्जाम में बोला था, हिसोका ने बोला था पंच मार के गोवन को कि जब तू स्ट्रांग हो पाएगा, जब तू मेरे को पंच मार पाएगा जिस तरीके से मैंने तेरे को पंच मारा है, तभी तू मेरा टैग मेरे को वापस दे सकता है। और मतलब वो सब सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये बहुत ज्यादा एक कूल मोमेंट था कि गोवन प्रोग्रेस किया है, गोवन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग बनते जा रहा है, वो सीख रहा है नैन के बारे में और एनहेंस कर रहा है अपने एबिलिटीज को। यॉर्क न्यू सिटी आर्क में हम लोग ज्यादा गोवन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, फिर भी गोवन काफी अच्छी तरीके से अच्छा खासा इन्वॉल्व था इस पूरे आर्क में। हालांकि हम लोग लेजेंडरी चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट। यहाँ पर फैंटम ट्रूप हमको दिखाई दे रहा था, हमको कुरापिका का रिवेंज दिखाई दे रहा था, उसका नैन एबिलिटी दिखाई दे रहा था, 10 डॉन्स के बारे में हमको पता चल रहा था, माफिया फैमिलीज इन्वॉल्व थे, ऑक्शन चल रहा था यहाँ पर, एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी इन दिस एंटायर आर्क। अब हालांकि इवेंचुअली हम देखते हैं लियोरियो, गोवन और किलवा का इन्वॉल्वमेंट इन सब सारे केओस में जो एब्सोल्युटली इंसेन था, पर ओवरऑल जो गोवन का नैरेटिव था, जो गोवन का स्टोरी नरेशन था, वो इसमें मतलब उतना हमको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये एक तरीके से ये पूरा आर्क काइंड ऑफ फोकस कर रहा था कुरापिका के ऊपर। अब ये पूरे आर्क में एक मोमेंट था जो गोवन के कैरेक्टर नैरेटिव में मतलब बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये था, गोवन पूछता है क्रोलो को कि तू ऐसे ही कैसे बिना वजह, कोई रीज़न नहीं है ना, तू जानता है लोगों को, ऐसे तू कैसे किसी को भी मार सकता है, मतलब हाउ डू यू किल पीपल हु हैव नथिंग टू डू विथ यू। मुझे लगता है कि यही गोवन का डायलॉग था और वो मतलब वन ऑफ द क्रेजियस्ट डायलॉग है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी तक गोवन के जो दिल में वो इनोसेंस था वो अभी तक इंटैक्ट था। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन था गोवन का क्रोलो को, और मतलब क्रोलो मतलब कुछ बोलता है, मुझे अभी याद नहीं आता है क्या बोलता है, और वो मोटिव्स के बारे में भी बात कर रहा था, अपने बारे में बात कर रहा था, पर ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था। अब मैं यहाँ पर फिर से तेरा अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ इस बात के ऊपर कि गोवन यहाँ पर जज नहीं कर रहा था क्रोलो को, मतलब उसका ये नहीं था कि इस बंदे ने इतने बंदे मार दिए, ही वॉज जस्ट फकिंग क्यूरियस अबाउट इट, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड द डैम क्वेश्चन टू हिम, ऑलराइट। अब इसके बाद ग्रीड आइलैंड आर्क का शुरुआत होता है। ये आर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है गोवन के कैरेक्टर नैरेटिव में, क्योंकि ये आर्क के जरिए से गोवन कोशिश कर रहा था, ये पूरे ग्रीड आइलैंड की गेम के जरिए से गोवन कोशिश कर रहा था अपने डैड के पास जाने के लिए या करीब जाने के लिए, ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो इस पूरे गेम के जरिए से। हम देखते हैं कि ग्रीड आइलैंड आर्क में गोवन और किलवा मिलते हैं बिस्किट के साथ, बिस्किट उन लोगों को और भी ट्रेन करती है नैन में, उनको और भी कई सारी चीज़ें नैन के बारे में पता चलता है, को के बारे में पता चलता है और कई सारे एस्पेक्ट्स नैन के बारे में उनको पता चलता है। ये आर्क कंक्लूड होते होते गोवन ने ग्रीड आइलैंड इस पूरे गेम को ख़त्म कर दिया था और यही पूरे गेम के वजह से गोवन जाके मिल पाता है काइट के साथ। अब मेरे भाई मुझे नहीं लगता है कि हंटर एक्स हंटर का जो 2011 अडेप्टेशन है वो मतलब गोवन और काइट के रिलेशनशिप को उतनी अच्छी तरीके से एनकैप्सुलेट कर पाया है। मुझे लगता है कि जो प्रीवियस वर्जन था उन लोगों ने ज़्यादा इसके ऊपर इलेबरेट किया है, क्योंकि 2011 वर्जन में हमको फ्लैशबैक्स दिखाई दे रहा था, तो मे भी कई सारे लोगों को उतना में भी पता ना चले या उतना में भी लगे ना कि कितना अटैच था गोवन काइट के लिए या काइट का और गोवन का रिलेशनशिप कितना करीब का था। पर हाँ मेरे भाई, जब गोवन काइट से मिलता है तब किमेरा एंड आर्क का शुरुआत हो जाता है और यहाँ से ही ट्रेजेडी का शुरुआत हो जाता है। हमको पता चलता है कि काइट स्टूडेंट था जीन का, जो बेसिकली गोवन का डैड है, और काइट मिला भी था गोवन के साथ प्रीवियसली वेल आइलैंड पे, और उनके बीच में बहुत ही अच्छा डायनेमिक था, अच्छा रिलेशनशिप था। तो ये जो नया थ्रेड था जो हम लोग देख रहे थे पनपते हुए धीरे धीरे से, वो मतलब काइट को स्टार्ट से ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, यहाँ पर कुछ तो एक भयंकर चीज होने वाला है। उसका जो एक हंटर का सस्पिशन है वो हमेशा से ही था, स्टार्ट से ही था। किमेरा एंड के क्वीन के साथ जब उनको पता चला कि उसका एक हाथ वॉश आउट हुआ था एक शोर पे, किलवा ने बोला था कि अगर उसका हाथ ही इतना बड़ा है तो किमेरा एंड का जो क्वीन है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी और वो मतलब बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकती है ह्यूमंस को। तो ये सब सारी चीजें काइट के दिमाग में हमेशा से चल रहा था और इवेंचुअली काइट
गोवन और किलुआ को लेके चलता है इस पूरी मिशन में, उनको मतलब साथ में आने देता है, टैग करने देता है। अब किमिरा एंड आर्क एज अ होल एक खतरनाक आर्क है, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑथर के जरिए से एक पॉलिटिकल नरेशन दिखाई दे रहा था इस पूरे आर्क पे। फिलोसॉफी का भी बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस था इस पूरे आर्क में, ह्यूमंस, नए क्रीचर्स, एवोल्यूशन को लेके। बाद में जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में, तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल पे था यहाँ पर ये जो कुछ भी चल रहा था। अब किमिरा एंड आर्क में जो किमिरा एंड की क्वीन है, वो पहले तो कई सारे साधारण चीज को कंज्यूम कर करके वो फूड सोल्जर्स क्रिएट करती है, बाद में इवेंचुअली ह्यूमंस को कंज्यूम करके वो स्क्वाड्रन लीडर्स को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। किमिरा एंड की क्वीन वो अपना कॉलोनी बनाती है और वो हमको दिखाई दे रहा था कि अपना नेस्ट भी क्रिएट करती है अपने आप के लिए। पर हम देखते हैं कि फूड सोल्जर, स्क्वाड्रन लीडर के बाद हमको रॉयल गार्ड्स दिखाई देते हैं और बाद में इवेंचुअली प्रीमैच्योरली किंग इवेंचुअली अपने माँ के गोद से गोद फाड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, अब काइट, गोवन, किलुआ जैसे जैसे किमिरा एंड के हाइड आउट के करीब जा रहे थे, उन लोग फाइट कर रहे थे किमिरा एंड के फूड सोल्जर्स के साथ और कई सारे लोगों के साथ, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, उन लोग बहुत आसानी से उनको सबड्यू कर पा रहे थे। पर फिर भी ये सब सारी चीज़ें होते हुए भी काइट खुद कई सारे क्रेजी अटैक्स करता है, वो हम देख रहे थे। पर फिर भी काइट के दिमाग में फ्रॉम द एट द बैक ऑफ हिज हेड, उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हालांकि वो आगे प्रोसीड कर रहा था, फिर भी उसको ये जो सस्पिशियस है जो उसके मतलब जहन में था कि कुछ तो यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ तो यहाँ पर गलत जा सकता है, वो हमेशा उसके जहन में था। अब यहाँ पर काइट के जरिए से ये बहुत ही एक बड़ा लैप्स इन जजमेंट था। उसने ठीक तरीके से ये पूरे सिचुएशन को जज नहीं किया था, उसने अंडर एस्टिमेट किया अपने अपोनेंट को। ये बहुत ही एक बड़ा मिस्टेक था और उसका कॉन्सिक्वेंस उसको पे करना पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पीटो का जन्म होता है, जब रॉयल गार्ड पीटो का जन्म होता है, तब पीटो बहुत ही एक रॉकेट की तरीके से आती है। हालांकि काइट ने बताया गोवन और किलुआ को कि तुम लोग यहाँ पर से एस्केप कर दो, पर इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हम देखते हैं कि पीटो काइट का हाथ लेके उड़ा देती है, मतलब हाथ ही उड़ा देती है उसका। एक लेफ्ट हैंड ही गायब हो जाता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड उसका गायब हो जाता है काइट का। अब यहाँ पर गोवन गुस्से में चार्ज इन करने जा रहा था, पर किलुआ उसको नॉकआउट करके बेसिकली उन लोग मतलब एस्केप कर देते हैं। और काइट का भी यही था कि तुम लोग यहाँ से एस्केप दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर तुम लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो काइट वर्सेस पीटो के बीच में फाइट होता है और इवेंचुअली पीटो काइट को हरा देती है। काइट का यहाँ पर डेथ हो जाता है, पर जिस तरीके से आगे चलते हुए पीटो ने काइट को एक डॉल की तरह ट्रीट किया, पीटो ने यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा अब्यूज किया था काइट को, काइट के बॉडी को। काइट का डेथ हो गया था, उसको फिर से रीअसेंबल करके एज अ ट्रेनिंग मतलब सोल्जर की तरह रख दिया था उसको, उसके बॉडी को काइंड ऑफ अल्टर कर दिया था। बहुत ही एक यहाँ पर घिनौना चीज यहाँ पर पीटो ने किया था। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी मतलब नए नए क्रीचर्स हैं, तो उनका मेंटेलिटी जो उनका सोचने का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसने काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट किया था पीटो ने काइट के बॉडी को, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। अब ये सब सारी चीजें होने के बाद गोवन और किलुआ एनजीएल से बाहर आ जाते हैं और इस टाइम पे गोवन काफी पॉजिटिव था। उसका ओपिनियन ये था कि काइट का डेथ नहीं हुआ है और वो फिर से जाना चाहता है काइट को बचाने के लिए। तो अब तक गोवन के जहन में वो रेज और मैलस हमको वो मतलब शेप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। गोवन और किलुआ फाइट करते हैं, उन लोग 1-on-1 फाइट करते हैं नकल और शूट के साथ कि कौन जाएगा एनजीएल में। गोवन और किलुआ काफी ट्रेनिंग करते हैं, उन लोग बिस्किट के साथ ट्रेन करके फिर से फाइट करते हैं। हमको दिखाई देता है कि ये बैटल्स डिफरेंट फेजेस में चलता है, पर इवेंचुअली नकल और शूट चले जाते हैं एनजीएल में। गोवन और किलुआ पीछे रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि जब गोवन और किलुआ कंपनी कर रहे थे नकल और शूट को एंजल में फिर से जाने के लिए, तब हम देखते हैं कि वापस जाते हुए गोवन रो रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, वो सब सारी चीजें वो बोल रहा था। तो काफी बुरा लग रहा था गोवन के लिए। पर सबसे ज्यादा जो सीरियस मोमेंट आने लगा, जो मोमेंट गोवन के दिल में या जहन में वो रेज या मैलस एक्सट्रीम मैलस जो पनपने लगा गोवन के जहन में, वो तब था जब नकल और शूट कैप्चर करते हैं काइट के बॉडी को और उन लोग फिर से वापस लेके आते हैं। तो जब गोवन काइट के बॉडी को देखता है कि किस तरीके से उसके बॉडी को मतलब मॉफ किया गया है, अल्टर किया गया है, स्टिचेस हमको दिखाई दे रहा था उसके पूरे बॉडी के ऊपर, तब गोवन कहीं ना कहीं अंदर से ही वो बिखर रहा था, वो टूट रहा था। उसका रेज मतलब वो पनपने लगा था, उसका रेज डिफरेंट लेवल पे चला गया था
इस टाइम पे जब वो देखता है काइट को उस कंडीशन में। तो वहां पर ही वो काइट को प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाने दे, मैं तेरे को फिर से वापस लेके आऊंगा, मैं अकेले तेरे को फिर से वापस लेके आऊंगा। वहां पर ही गोवन बोलता है काइट को उस स्थिति में देख के। ये गोवन के रेज का डिपिक्शन, जो पहला इंस्टेंस हमको दिखाई देता है इस रेज का डिपिक्शन का, वो था जब गोवन, किलवा, शूट, नकल, मॉरल उन लोग जा रहे थे फिर से एनजीएल में। तो मॉरल काइंड ऑफ टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी उसने गोवन को अप्रूव कर दिया था कि वो वर्दी है जाने के लिए फिर से, पर फिर से यहाँ पर वो टेस्ट करना चाहता था गोवन को। और वो बोलता है कि तू मेरे ऊपर पंच मार और मैं डिटरमाइन करूंगा कि तू वर्दी है कि नहीं अभी जाने के लिए। और यहाँ पर जो मॉरल का मिस्टेक था वो यही था कि वो गोवन को बोलता है कि काइट के बारे में तो सोच के, कि जिस किसी ने भी काइट को उस तरीके से किया है, उस कंडीशन में डाला है, उसके बारे में सोच के तू ये सब सारी चीजें मतलब वो सोच के मेरे ऊपर अटैक मार। ये बड़ा मिस्टेक था क्योंकि गोवन जैसे स्टांस लेता है, उसके स्टांस में हमको दिखाई दे रहा था, एनिमे ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है। हम देख रहे थे कि गोवन का जो ऑरा है उसमें हमको ब्लैक और रेड का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, वो ऑरा ऊज हो रहा था उसके बॉडी में, और वो जेन्युइनली यहाँ पर मतलब इंटेंशन टू किल, ये इंटेंशन से वो अटैक मारने जा रहा था मॉरल के ऊपर। वो समझ में आ जाता है मॉरल को, मॉरल बेसिकली मतलब उसके बॉडी से पसीना छूट रहा था और किलवा बोलता है गोवन को कि भाई रुक जा। तो ये पहला इंस्टेंस था जो हम लोग क्लियरली देख रहे थे काइट को देखने के बाद उस कंडीशन में गोवन का क्या मेंटल स्टेट है और किस तरीके का रेज पनप रहा था, किस तरीके का मैलस पनप रहा था उसके बॉडी के अंदर या उसके दिमाग में। गोवन जब फिर से एंट्री मारता है एनजीएल में या उस कंट्री में जहाँ पर कि मेरा एंट है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि गोवन रेजर फोकस्ड है पीटो के ऊपर। वो मतलब चाहता था कि काइट फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो उसका जो पूरा जो अटेंशन था, जो फोकस था, वो इसी बात पे है कि वो पीटो को हंट डाउन करना चाहता था और वो काइट को नॉर्मल स्टेट में लेके आना चाहता था। और हम लोग कई सारे इंस्टेंसेस पे जब गोवन फिर से री एंट्री मारता है तो कई सारे इंस्टेंसेस में हम देख रहे थे कि उसका रिजॉल्व किस तरीके का है और कितना रेज है इस बंदे में। अब मेरे भाई जब गोवन फाइनली मिलता है पीटो से, तो ये पूरा सिचुएशन जिस तरीके से याशिरो तोगाशी ने डिपिक्ट किया है वो माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि यहाँ पर पीटो को किंग मैरुम ने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो मोएगी को बचाए, उसको अटेंड करे, उसको हील करे, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन दिया था मैरुम ने पीटो को। और पीटो इसको किसी भी हालत में फुलफिल करने वाले थे क्योंकि पीटो को पता था कि मैरुम के लिए कोमोगी कितना मायने रखती है। तो जब गोवन एंट्री मारता है उस रूम में जहाँ पर कोमोगी और पीटो है और पीटो अपने ट्रेप्सिकोरा के जरिए से हील कर रही है कोमोगी को, तो ये पूरा सिचुएशन ही कंप्लीटली पलट गया था। क्योंकि यहाँ पर कौन मॉन्स्टर है, कौन किसको हंट कर रहा है, कौन प्रे है, ये सब सारी चीजें डिफरेंट तरीके से हो गया था। गोवन यहाँ पर क्लियरली एक डोमिनेंट पोजीशन में था। गोवन और किलवा को मतलब उन लोग थोड़ा टाइम लगा उनको सोचने के लिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर किमेरा एंड जो बेसिकली पीटो है, जो रॉयल गार्ड है, वो हील कर रही है एक ह्यूमन को, एक साधारण ह्यूमन को। प्लस यहाँ पर गोवन चाहता है पीटो को कि वो हील करे काइट को या काइट के साथ जो कुछ भी किया पीटो ने। उसके बाद जब गोवन देखता है कि पीटो यहाँ पर हील कर रही है एक साधारण ह्यूमन को, तो मेरे भाई गोवन का दिमाग सटक जाता है यहाँ पर। ही वॉज लाइक एब्सोल्युटली लिविंग विथ इट मैन, ही वॉज सो एंग्री। हम उसको मतलब मल्टीपल बार देख रहे थे टेंट्रम थ्रो करते हुए, उसका ऑरा ऊज होते हुए हमको दिखाई दे रहा था, ब्लैक ऑरा दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा गुस्से में था। किलवा कोशिश करता है गोवन को शांत करने के लिए, पर यहाँ पर गोवन मतलब ही वॉज ऑलरेडी लॉस्ट मैन, ही वॉज ऑलरेडी फार टू गॉन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब किलवा कोशिश करता है गोवन को थोड़ा शांत करने के लिए, तो गोवन का रिस्पॉन्स यही था कि तुझे क्या, तुझे तो मतलब इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसा मतलब उसका माइंडसेट बन गया था। वो बोलता है यहाँ पर, गोवन बोलता है किलवा को कि तू यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि ये सब सारी चीजों से तुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये भी बहुत ही एक इनसेंसिटिव स्टेटमेंट था गोवन का किलवा की तरफ, क्योंकि उन लोग इतने अच्छे खासे दोस्त थे। और वहां पर ये टाइम पे ये पूरे सिचुएशन जब एस्केलेट हो रहा था या हम लोग इसकी तरफ जा रहे थे, तब हम देख रहे थे कि गोवन अपने आप से ये सब सारी चीजें करना चाहता। ही वांटेड टू बी द वन टू हैंडल दिस एंटायर सिचुएशन बाय हिमसेल्फ। उसने मतलब एक बार भी नहीं बोला किलवा को कि हम लोग दोनों लोग मिल के करेंगे या तू मेरा साथ दे, मेरे को सपोर्ट कर। यहाँ पर वो कंप्लीटली, उसका दिमाग कंप्लीटली जोन आउट हो गया था। मतलब उसके दिमाग में एक ही टारगेट था और उसका रेज बेसिकली वो उसी के ऊपर उतारना चाहता
चाहता था एट द एंड ऑफ द डे। पीटो यहाँ पर अपना हाथ तोड़ के गोवन से भीख मांगती है कि उसको 3 घंटा चाहिए कोमोगी को हील करने के लिए। गोवन बोलता है कि 1 घंटे में कर दे। और यहाँ पर हमने कई सारे इंस्टेंसेस में देखा कि गोवन मतलब ही वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग मैन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज जस्ट हिज आउटलेट टू स्मैश पीपल मैन। यहाँ पर एक टाइम ये भी आता है जहाँ पर वो कोमोगी को एज अ हॉस्टेज की तरह यूज कर रहा था इस पूरे सिनेरियो में। दैट वाज आल्सो समथिंग दैट वी हैव नॉट सीन फ्रॉम दिम। पर मेरे भाई इन सब सारी चीज़ों में गोवन का जो मोमेंट था जहाँ पर वो ट्रूली स्नैप करता है वो तब था जहाँ पर पीटो और गोवन जाते हैं उस प्लेस पे जहाँ पर काइट का बॉडी रखा गया है। तो यहाँ पर आते हुए पीटो बताती है गोवन को कि काइट का मतलब ऑलरेडी डेथ हो चुका है, उसका सोल अभी इस पूरी दुनिया में है ही नहीं, उसका डेथ हो चुका है और फिर से वो वापस नहीं ला सकती है काइट को। यहाँ पर गोवन ये सब सारी चीजें सुन के कम्प्लीटली बिखर गया था। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था। वो बार बार बोले जा रहा था कि ये मेरा गलती है कि काइट इस पूरे स्थिति में है। और एक टाइम पे एक एस्पेक्ट गोवन का जो और एक जो डिफरेंट वर्जन है उसके दिमाग में वो ये बोल रहा था कि ये सब सारी चीजें पीटो का गलती है। और वो एक कनंड्रम में पड़ चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और वो वहां पर ही बैठ के रोए जा रहा था। गोवन एक तरीके से इस टाइम पे कम्प्लीटली बिखर चुका था। उसके ऊपर से ये पूरा मोमेंट जब चल रहा था पीटो अपने ट्रेप्सिकोरा के जरिए से अपने हाथ को हील करती है और वो गोवन को बोलती है कि मतलब उसको मारना पड़ेगा। पीटो बोलती है गोवन को कि उसको मतलब मारना पड़ेगा जान से गोवन को, क्योंकि उसको लगता है पीटो को कि अगर वो गोवन को एस्केप करने देगी तो गोवन डेफिनेटली किंग के ऊपर अटैक करेगा या किंग को हानि आ सकता है मैरियम को। तो इसको लेके पीटो बोल रही थी कि गोवन को हटाना पड़ेगा उसको साइड में। तो ये जब पीटो बोलती है ये मतलब फाइनल मोमेंट था। गोवन एब्सोल्युटली स्नैप। हमको दिखाई देता है कि बंदा एब्सोल्युटली जो डिपिक्शन था यार, ऑमिनस म्यूजिक जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से गोवन ये आई डोंट गिव अ फक मोमेंट था। ये मतलब मोमेंट था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है इसके बाद क्या होता है। ये मोमेंट था मतलब जहां पर तुझको लगता है कि आई एम गोइंग टू फक द होल वर्ल्ड। तो यही वाला मोमेंट यहाँ पर हमको गोवन का दिखाई दे रहा था, क्योंकि गोवन एनहेंसर है। वो अपने बॉडी को उस लिमिट पर लेके जाता है जहां पर उसको लगता है कि वो पीटो को डिफीट कर सकता है। तो हम देखते हैं कि गोवन कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने नैन का नैन हमको पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है रेज, रिवेंज या डेथ के बाद। तो गोवन अपने रेज में वो कई सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करके मतलब हम देखते हैं कि अपने बॉडी को उस पॉइंट पे लेके आता है जहां पर वो फाइट कर सकता है पीटो के साथ। ये एब्सोल्युटली बज़र्क मोमेंट था, बज़र्क मोमेंट था ये एब्सोल्युटली। और वो पीटो को बोलता है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो पीटो को बोलता है कि हम लोग बाहर जाके फाइट करेंगे। और उसके बाद मेरे भाई जो कुछ भी हुआ है, जैसे मारा है यार, इतना गंदी तरीके से मारा है, इतना ब्रूटल तरीके से मारा है यार, मैं बता रहा हूँ ऐसा डिपिक्शन मैंने नहीं देखा है। इतना मतलब खतरनाक तरीके से मारा है यार। पहले तो वो एक बहुत ही गंदा सा लात मारता है पीटो के ऊपर। पीटो मतलब हवे में उड़ते हुए हमको दिखाई दे रही थी। बाद में अपना वो रॉक का एबिलिटी मारता है पीटो के ऊपर। पीटो को मार मार के भरता बना देता है। एक टाइम पे हमको दिखाया गया है कि पीटो का सिर ही नहीं था, इतना मतलब वो ब्रूटली मारता है पीटो को। और इवेंचुअली जब पीटो का डेथ हो जाता है तो क्योंकि नैन डेथ के बाद स्ट्रांग होता है तो जो फाइनल रिजॉर्ट की तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीटो का ट्रेप्सिकोरा था वो पीटो को एज अ डॉल यूज करके वो अटैक मारता है या वो अटैक मारने की कोशिश करती है गोवन के ऊपर। और उस हम देखते हैं उस पर सिचुएशन में गोवन का एक हाथ उठ जाता है, पर वही वो हाथ पकड़ के मतलब गाड़ देता है डेड पीटो के बॉडी के अंदर। इतना ब्रूटल था यार ये सीन, मतलब इतना खतरनाक सीन था यार। और एक तरीके से हम देख रहे थे कि गोवन मिक्स्ड इमोशन से गुजर रहा था। वो खुश भी था, वो रिग्रेटफुल भी था, वो सैड भी था, उसके आंखों में सैडनेस भी दिखाई दे रहा था हमको। तो अल्टीमेटली गोवन खत्म कर देता है यार पीटो को। और ये मतलब ब्रूटल डिपिक्शन था असॉल्ट का। और एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये जस्टिफाइड भी है जो कुछ भी किया था पीटो ने काइट को लेके। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो गोवन ने किया पीटो के साथ वो काफी हद तक हम लोग समझ सकते हैं कि उसका रेज कहाँ से आया और क्यों ये ऐसा हुआ, कैसे एस्केलेट हुआ इस तरीके से। पर अगर हम देखते हैं गोवन को काइट के इंसिडेंट के पहले वाला गोवन किस तरीके से था, काइट के इंसिडेंट के बाद वाला गोवन किस तरीके से था, तो हमको वहां पर एक डिफरेंस दिखाई देता है। क्योंकि पहले गोवन काफी इनोसेंट था, उसको फर्क नहीं पड़ता था कौन गलत है सही है, वो क्यूरियस रहता था, वो जानना चाहता था चीजों को। पर जब काइट के साथ इंसिडेंट हुआ और उसने देखा कि काइट किस हालात में है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था इस पूरी सिचुएशन को लेके। प्लस उसका जो इनोसेंस था वो फेड अवे हो रहा था। जो उसका क्यूरियोसिटी था कि क्यों हुआ है, या मतलब वो जानना चाहते इनिशियली कि ये कैसे हो गया, या मतलब ही जस्ट सिंपली क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो भी हम लोग फेड होते हुए देख रहे थे। ही डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट
अबाउट व्हाई दिस थिंग हैपेंड, व्हाट दिस थिंग हैपेंड, ये कैसे है, क्यों है, पूरा जो रीजनिंग था, जो रीजनिंग का कैपेसिटी है वो कंप्लीटली फेड हो गया था। ही वॉज जस्ट जोन्ड इनटू वन थिंग, उसको सिर्फ एक चीज करना था, वो था काइट को बचाने के लिए। और जब काइट को वो देखता है कि वो बचा नहीं पाएगा, काइट का डेथ हो गया है, तो उसका रेज मतलब कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। और हमने देखा जो कुछ भी हुआ पीटो के साथ वो हुआ। तो अंत में मैं ये वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि गोवन काफी अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक आई कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। लाइक ही इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर व्हिच मेक्स हिम मच मोर डेंजरस देन एनी अदर कैरेक्टर। स्पेशली जब हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट एमसीज के साथ, ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि तू ये मतलब लिनियर वे में नहीं चलता है, एक डायरेक्शन में नहीं चलता है कि जिसको तू मतलब सोच सकता है कि हाँ ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा करेगा। इज नॉट अ वेरी लिनियर काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, ऑलराइट, इट इज अ वेरी मल्टीफेसिटेड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर whom you cannot predict what is going to do afterwards। मुझे लगता है कि ये गोवन के कैरेक्टर को एप्टली डिस्क्राइब करता है। मुझे भी नहीं समझ में आता है कि कैरेक्टर क्या है यार, बड़ा खतरनाक कैरेक्टर है। मैंने रिसेंटली हंटर एक्स हंटर देखा यार, इस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा यार। अब की मेरा एंटाक खत्म होने के बाद हमको रिप्रिकॉशंस दिखाई दे रहा था, गोवन के पावर का रिप्रिकॉशंस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या था वो हमको दिखाई दे रहा था। गोवन ने कितना बड़ा एक प्राइस पे किया है उस स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए, वो हमको दिखाई दे रहा था। गोवन बहुत ही एक नाजुक स्थिति में था, उसका हाथ देख के किलुआ मतलब कंप्लीटली डर जाता है, ऐसा उसका हालत हो गया था। और कोई भी हंटर एक्स हंटर की दुनिया में कोई भी नैन एक्सोसिस्ट उसके ऊपर, गोवन के ऊपर नैन एक्सोसिज्म परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं था। उनको मतलब एक झलक देख के ही वो समझ जाते थे कि ये उनके बियॉन्ड है, उन लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन लोग बेबस है। पर इवेंचुअली नानी का एबिलिटी के जरिए से गोवन को हील कर दिया जाता है। हम लोग गोवन को रिवर्ट होते हुए देख रहे थे। और जब ये पूरा प्रोसेस होता है, जब नानिका हील करती है गोवन को, तो सब सारे जो टॉप प्रो हंटर्स है उन लोग नोटिस करते हैं उस पूरे फिनोमिनन को, क्योंकि वो उतना इंसेन लेवल का पावर अप था। गोवन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्ट होने के बाद या हील होने के बाद जो गोवन के कैरेक्टर का नैरेटिव है वो हम लोग फाइनली कंक्लूड होते हुए देखते हैं चेयरमैन सिलेक्शन आर्क में, जहां पर गोवन और जिंग दोनों लोग मिलते हैं एक दूसरे को, उन लोग आमने सामने आते हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये गोवन के लिए। जिन काफी मैं बोलूंगा कि नॉन शैलेंट था, पर हाँ फाइनली हम लोग ये दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने देखते हैं। गोवन मिलता है जिंग को और इवेंचुअली हम देखते हैं गोवन और जिंग को वर्ल्ड ट्री के ऊपर बैठ के बात करते हुए। ये मच नीडेड फादर सन कॉन्वर्सेशन था जो हमको दिखाई दिया। और एक तरीके से यही पॉइंट था जहां पर ऑथर याशिरो तोगाशी डार्क कॉन्टिनेंट को भी बिल्ड कर रहा था ये फेटफुल मीटिंग के जरिए से, जहां पर जिंग बताता है कि वो वही चीज को ढूंढ रहा है जो उसके आंखों के सामने नहीं है। और वो बोलता है एग्जांपल देते हुए कि वर्ल्ड ट्री काइंड ऑफ एक सैपलिंग है। वो बताता है कि ये जो दुनिया हमको पता है वो एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही एक ब्रॉडर दुनिया हमको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो ये बहुत ही एक एडवेंचर का जो एक मैं बोलूंगा कि एक थ्रिल रहता है वो उसको काइंड ऑफ यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा था याशिरो तोगाशी, क्योंकि ये पूरा दुनिया और भी ज्यादा ओपन अप हो गया था। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से स्टोरी का शुरुआत हुआ था, एनिमे ने इसको और भी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि एनिमे स्टार्ट होता है गोवन के साथ जहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढना चाहता है, और एनिमे कंक्लूड भी होता है उसी टाइम पे जहाँ पर गोवन मिलता है अपने डैड को और बात करते हैं उन लोग ये सब सारी चीजों को लेके। तो गोवन का नैरेटिव यहाँ पर खत्म होता है, पर जो वर्ल्ड है वो और भी ज्यादा ब्रॉडली ओपन अप हो जाता है ये नैरेटिव के कंक्लूजन के जरिए से, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है इस पूरे स्टोरी को एनिमे कंक्लूड करते हुए और मांगा और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता है यार इस वीडियो के ऊपर। आई वाज रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस मैन। हंटर एक्स हंटर इज अ लेजेंडरी सीरीज मैन, एंड दिस गाय इज द गॉड एमसी। गोवन इज लाइक द गोट ऑफ एमसीज इन शोनन्स मैन, लाइक आई एम टेलिंग यू ब्रो। मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता हूँ। मैं शायद भाई भी यार ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।